बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूँ फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। और डिबेट विद फ़खर में यकीनन आजकल हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं हमारे रीजन के सबसे इम्पोर्टेंट इशू जिसको अफ़गान इशू हम कहते हैं। और एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं जंग छिड़ी हुई है वहाँ पर हुकूमत एंड वर्सेस अफ़गान तालिबान। एक मसला है बहुत ज़्यादा सीवियर, लेकिन इस वक्त वो एक गंभीर शक्ल इख्तियार कर चुका है। बहुत सारे नए इलाके उनके कब्जे में आए, जिसमें हेरात अभी, क्योंकि थोड़ी देर पहले मुझे इत्तला मिली कि वो हेरात के ऊपर भी उन्होंने कब्जा कर लिया, पूरे मतलब सूबे के ऊपर। क्या सिचुएशन है, क्या मसाइल हैं पाकिस्तान के लिए। अफगानिस्तान तो एक जंगजदा इलाका है, लेकिन रीजन के जो ममालिक हैं, जिसमें चाइना है, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, रशिया है, ईरान है, और जो बड़ी ताकतें हैं जिसमें सऊदी अरेबिया, अमेरिका और यूरोप यूनियन, वो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ बयानात की हद तक है या इसके अलावा कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स भी ले रहे हैं। इन इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ दो सीनियर पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, यकीनन आप सब जानते हैं। हिंदुस्तान से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सुमित पीर जी, सीनियर एनालिस्ट, आप लोग सब जानते हैं उनको। और जावेद गफारी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। यकीनन आप हिंदुस्तानी चैनल्स पे भी उनको देखते हैं, एज वेल एज पाकिस्तानी टीवी के साथ काम करते हैं काफ़ी अरसे से। इनका ताल्लुक प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। दोनों को वेलकम कर रहा हूँ। और गफारी साहब, चूँकि शो का फॉर्मेट ऐसा है कि जो हमारे सरअतवार के गेस्ट होते हैं उनसे हम स्टार्ट लेते हैं। सुमीत साहब रीजन की बहुत सारी इश्यूज के ऊपर बड़ी क्लोजली मॉनिटर करते हैं, नज़र रखते हैं। सुमित जी, अफगानिस्तान की सिचुएशन, कल मज़ार शरीफ से आपकी हुकूमत ने, वहाँ से जो आपके डिप्लोमेट्स थे और आपके लोग थे मज़ार शरीफ से, उनको स्पेशल प्लान के ज़रिए उनको उठाया गया और दिल्ली ले जाया गया। क्या सिचुएशन नज़र आ रही है, हिंदुस्तान का फ्यूचर क्या है अफगानिस्तान के अंदर, और जो करंट सिचुएशन है या फिर इन नियर फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको अफगानिस्तान में? देखिए फ़खर भाई, सबसे पहले थैंक यू फॉर द इनविटेशन। अच्छा लगता है आपके शो पे आके। बहुत अभी शुक्रिया। जो आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया अफ़गानिस्तान, देखिए जो मेरा मानना, और ये मैं कई बार पहले भी हमारे नेशनल मीडिया पे, आपके चैनल पे, कहीं भी और चैनल पे कह चुका हूँ, मैं ये नहीं मानता कि तालिबान से कोई समझौता, कोई इत्तेहाद, कोई एग्रीमेंट हो सकता है। वो किसी भी इत्तेहाद, किसी भी एग्रीमेंट, किसी भी समझौते को मानने वाले हैं नहीं। उन्हें चाहिए पावर, पावर एट एनी कॉस्ट। अगर अफगानिस्तान अनस्टेबल होता है, ये पूरा रीजन जो है ये अनस्टेबल हो सकता है, और इसकी इम्प्लीकेशन पूरी दुनिया तक जा सकती है। क्योंकि अभी जो जी। ट्रायंगल बना है जो अफगानिस्तान में, आप देखिए तालिबान ने बोला भाई हमें ये ऊपर चाइना के दिखाई नहीं दे रहे, चाइना में कोई समस्या नहीं है, चाइनीज हमारे दोस्त हैं। उनकी क्या सांठगांठ है चाइना के साथ, क्यों वो चाइना के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे हैं? अफगानिस्तान तालिबान दुनिया में कहीं पे भी मुसलमानों उसकी बात करे, पर चाइना में जो मुसलमान के साथ हो रहा है वो उनको ना सुनाई दे रहा, ना दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब चाइना के साथ कुछ उनका अरेंजमेंट हो चुका है। तो जी। अगर चाइना का पैसा इनके पास आ जाए, चाइना का इंटेल इनके पास आए, चाइना का हथियार इनके पास आए, और आप तो खैर अच्छी तरह से जानते हैं, जो ओपियम ट्रेड है $600 बिलियन का, $600 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो अगर ये सब चीजें आ रही है, और तालिबान के तरीके आप जानते हैं कि भाई बच्चों को स्कूल मत भेजो, लेडीज जी। घर से बाहर ना जाए, जो उन्होंने लास्ट टाइम किया था, और आप वही कर रहे जी। हैं। अब कंदूज में उन्होंने कब्जा किया था, बोले जी 12 साल से ऊपर जो भी लड़की है, जो भी बेवा, उसकी लिस्ट दे दो हमें, यंग विडोज या गर्ल्स की। तो ये जो उनके जी। तरीके हैं, ये फिर वही है, कुछ नहीं बदला उनके यहाँ। और अगर वो आएगा, अफगानिस्तान तो पीछे जाएगा ही जाएगा। इसका रिफल इफेक्ट पाकिस्तान, इंडिया और इवन यूएस तक भी जा सकता है। अगर आज राइट। अमेरिका को ये लगता है कि भाई ये इनकी प्रॉब्लम है, ये इनकी समस्या है, हम तो निकल गए जी, हमारा कुछ नहीं होगा, वो इस ख्वाब गफलत में रह रहे हैं। अफगानिस्तान गवर्नमेंट के वीक होने का मतलब है पूरे ये जो हमारा एरिया है, पूरा खित्ता जो है, इसमें जी। अनस्टेबिलिटी आना। और जब तक जी। जहां तक मजार शरीफ की बात की, एम्बेसी अभी चल रही है, पर मिनिमम स्टाफ के साथ चल रही है, बाकी सबको ओके। इवैक्यूएट कर लिया गया है। ये हमारा, क्योंकि हमारी कमिटमेंट है अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ और अफगानिस्तान के लोगों के साथ, वो रहेगी। राइट। पर आप देख रहे हैं कि क्या किस हिसाब से वहां पे तबाही हो राइट। रही है। 5 दिन में 5 प्रोविंशियल कैपिटल्स फॉल, मतलब ये पहले नहीं हुआ। इतना फायर पावर एग्जैक्टली। तालिबान के पास पहले नहीं था। आपकी बार B-52 बॉम्बर यूज किया गया, एक और बॉम्बर यूज किया, तब भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कंदूज में तो वो आबादी में घुस गए, वो कैंप में थोड़ी हम्म। ना रहे, कोई छावनी हम्म। थोड़ी ना, नॉर्मल लोगों जी। के साथ मिल गए, नॉर्मल लोगों को डरा रहे, धमका रहे। और कंदूस आप जानते हैं सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्षेत्र है उस रीजन का। अगर आप उस पर बिल्कुल। कंट्रोल करते हो तो मजार शरीफ तो आपके क्या मतलब, मुझे तो कुछ दिनों की बात है,
125 किलोमीटर दूर तो है शहर शरीफ साहब, वो ठीक, कोई बहुत बिल्कुल ज्यादा तो है। सही है, बिल्कुल सही है। जावेद गफ़ारी साहब, आपकी भी नज़र है यकीनन, क्योंकि जर्नलिज्म पाकिस्तान में जितने भी जर्नलिस्ट हैं तकरीबन मोस्टली लोगों की इस इशू के ऊपर नज़र है, और इसका ताल्लुक क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों सूरतों में पाकिस्तान के साथ है। क्योंकि जब अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो उसके असरात हमें कराची में भी नज़र आते हैं, वो क्वेटा में भी नज़र आते हैं, और सेंट्रल पाकिस्तान में भी वो नज़र आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ज़्यादा मुतासिर होते हैं। क्या आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि तालिबान तेज़ी के साथ कैप्चर कर रहे हैं अफगानिस्तान को, क्या नज़र आ रहा है कि अफगानिस्तान के ऊपर दोबारा से तालिबान की हुकूमत 2001 से पहले जब हम देखते थे तो उस तरह की सिचुएशन है, या वो वाली सिचुएशन आपको नहीं आ रही, कोई और सेटलमेंट आपको नज़र आती है? फखर, इस टॉपिक के ऊपर तो मैं कहता हूँ कि आप होस्ट न होते, आप गेस्ट होते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी नजर जिस तरह है उस तरह हम लोग तो दूर से देखते हैं, आप लोग तो करीब से देखते हैं। और आपकी मेहरबानी है, आपने मुझे इनवाइट किया। सुमित जी, आपको भी हम पाकिस्तान के शो से खैर मकदम करते हैं। तो फखर, जो आपने सवाल किया ना, इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं, इसको मुख्तलिफ जावियों से देखना चाहिए। अब हमारी स्टेट कहाँ पे खड़ी है, आपने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का स्टेटमेंट कल सुन लिया होगा, जिसके अंदर वो वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि तालिबान हमारी नहीं सुन रहे। दूसरी साइड पे हमारी तो अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत भी नहीं सुन रही। तो जब वो दोनों की ही नहीं सुन रही, ना वो सुन रहे ना वो सुन रहे, तो इसमें पाकिस्तान ऐसे ही है जैसे थर्ड पर्सन। हम कोई उसके अंदर फरीक नहीं है, ना ही तालिबान के साथ, ना ही हम अफगान हुकूमत के साथ इस वक्त किस फरीक है। हम लोग ढिढोरा हमारा पीटा जा रहा है। इंडियन मीडिया पे आज भी एक शो था जिसके अंदर आरजू भी थी मेरे साथ, अब्दुल समाद याकूब भी थे, उसके अंदर भी यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने ये सारा कुछ किया है। अगर पाकिस्तान सारा कुछ कर सकता है तो फिर आप लोग ना इसके अंदर पड़े ना। इसका मतलब है पाकिस्तान तो कई गुना ज्यादा ताकतवर है, जो अफगान हुकूमत को भी चलाता है, जो अफगान हुकूमत के जो उसके एंटी है तालिबान, उसको भी चलाता है। तो आप फिर ये तो नहीं रोना रोएंगे कि पाकिस्तान गरीब मुल्क भी है, बिल्कुल टपोरी हो चुका है। आप ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की कोई विल पावर नहीं है, आप ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है। जब ये सारे आप हमें इल्जाम ठहराते हैं तो फिर इसका मतलब है आप ये गलत कहते हैं ना। सुमित जी, आप खुद बताएं, अगर पाकिस्तान बिल्कुल कोई पावर नहीं रखता तो फिर वो कैसे सारा कुछ हैंडल कर रहा है। तालिबान को भी हम हैंडल करते हैं, अफगान हुकूमत को भी हम हैंडल करते हैं, प्रेस करने में भी हमारा किरदार है, वो पीछे जा रहा है, वो भी उसके अंदर हम किरदार अदा करें। तो फिर इंडिया को तो कम से कम विड्रा कर जाना चाहिए। $3 बिलियन किसने लगाया? इंडियन हुकूमत ने। हमने वहां पे कोई टका भी नहीं लगाया। हमारा अगर वहां पे कोई सरमाया है तो वो यही सरमाया कि हमने 25 लाख लोगों को यहाँ पे पाल रहे हैं, हम अफगानियों को यहाँ पे रखा हुआ है, वो हमारे मेहमान है। पालने का मतलब ये नहीं कि हम उनको मुंह से अपने हाथों से खिलाते हैं, वो अपना खुद कफील है, यहाँ पे कमाते हैं, उनको आजादी दी हुई है, यहाँ पे रिहाइश दी हुई है। ऐसा जिगरा पाकिस्तान का है, ना कि इंडिया को। इंडिया को सिर्फ और सिर्फ बोतान लगाना आता है, इल्जाम लगाना आता है। पाकिस्तान मेहमान नवाजी भी कर रहा है और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रहा है, मुस्तहकम हो रहा है। उसकी रीजन यही है कि पाकिस्तान अपने काम से काम रखे हुए है, जबकि इंडिया दूसरे का उसके लोगों के भी मुदाखलत करता है और खुद अपना काम भी सीधा नहीं कर पा रहा। तो मैं तो यही समझता हूँ कि पाकिस्तान अपना काम जिस तरह कर रहा है उसको अपने काम से काम रखना चाहिए। इंडिया को भी सेम टाइम पे अगर वो करना चाहता है तो जाए तालिबान से लड़े। यहाँ पे टीवी पे बैठ के लड़ना थोड़ी होता है। आज मैंने मेजर गारावाली से यही बात की कि भाई आप तो फौजी हो, वहाँ पे बॉर्डर पे लड़ो, जाके तालिबान से लड़ो। टीवी पे बैठ के लड़ना तो कोई लड़ना ना हुआ ना, वो तो मेरे जैसा बंदा लड़ेगा जिसका काम ही बोलना है या सहाफत करना है। आपका तो काम ये नहीं है ना, फौजियों का काम तो बॉर्डर पे है। राइट। अच्छा सुमित जी, बिल्कुल, मतलब गफारी साहब ने बातें की, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम दिया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका भी प्रेशराइज कर रहा है पाकिस्तान को, हिंदुस्तान भी कोशिश कर रहा है, और अफगानिस्तान तो डायरेक्टली अशरफ गनी साहब हो या अब्दुल्ला मोहिब साहब हो या अमरुल्लाह साले हो, जो भी मतलब बात अब्दुल्ला हो, जिसकी भी हम बात करते हैं तो यही कहता है कि यार पाकिस्तान ही सारा कुछ इस्लामाबाद से बैठ कर काबुल को सीधा करते हैं। मतलब इज इट अ राइट डिमांड फ्रॉम पाकिस्तान? उस दिन मेरी मंसूर अहमद साहब से बात हो रही थी, हमारे इन्वेस्टर थे, उसने कहा यार अफगानिस्तान की जो बातें हैं, जो डिमांड्स है, कहते वो अमेरिका, यूरोपीय यूनियन तक, नाटो पूरे नहीं कर सका। तो कहते पाकिस्तान तो एक बहुत कमजोर और बहुत छोटा सा मुल्क है। आपका क्या टैक है इस चीज के ऊपर? देखिए, जो अफगानिस्तान में जो अभी प्रॉब्लम हुई है वो अमेरिका के विड्रॉल से हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका के विड्रॉल होते वहाँ एक वैक्यूम बनता है जिसे जियोपॉलिटिक्स में कहते हैं। अब इसको पाकिस्तान फिल करे, उसे चाइना फिल करे, उसे ईरान फिल करे, उसे रशिया फिल करे, किसी ने कोई ना कोई वहाँ फिल करेगा। अभी जो पाकिस्तान पे इल्जाम जो लग रहे हैं हमारे मीडिया पे या कहीं भी लग रहे हैं, कारण क्या है फखर? देखिए, मैं एक बात से तो सहमत हूँ कि प्रॉब्लम हुई है अमेरिका के जाने से, जो वहाँ वैक्यूम बना है। पहली बात तो ये है।
दूसरी बात है, अभी जो चाइना का इंटरेस्ट है सिंधियान में, चाइना का इंटरेस्ट है सिंधियान में कि ये अफगानी जो है हमारे तालिबान, ये इनको सिंधियान में सपोर्ट ना करे, इसीलिए उन्होंने काफी पैसा जो राउट हो रहा वो हो रहा पाकिस्तान के थ्रू, हो रहा ISI के थ्रू, ताकि वहाँ ये सब काम चलता रहे। आप बताइए, क्या नियाजी साहब ने ये नहीं कहा था कि 7,000 पाकिस्तानी तालिबान वहाँ पे हैं? जब ये US में चेंज ऑफ गार्ड हो रहा था, नियाजी साहब ने पहली बार 2-3 साल बाद अफगानिस्तान का विजिट किया था। आंकड़े तो तब से ही, अटकलें तो तब से लग रही थी कि अचानक इनको क्या पड़ी अफगानिस्तान जाने की। वहाँ आपके 7,000 जो पाकिस्तानी तालिबान है वो क्या कर रहे हैं? आपने ये क्यों कहा कुरैशी साहब ने कि इंडिया हैज नो रोल इन अफगानिस्तान? आपने ये क्यों कहा कि इंडिया शुड नॉट हैव स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन अफगानिस्तान? आपने ये क्यों कहा इंडिया शुड विड्रॉ फॉर अफगानिस्तान? हाँ, हमने पैसा लगाया, करीब 400 प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट करके भी दिए अब तक अफगानिस्तान में। पैसा तो 3 बिलियन तो जो लगा, और जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की क्रेडिट लाइन दी है वो अलग है। अब अफगानी हमारे दोस्त है, हमारे भाई है। यहाँ भी दिल्ली में कई सारे अफगानी रहते हैं, इज्जत से रहते हैं। तो लगता है कुछ लाख लोग, 25 लाख तो नहीं, कुछ लाख लोग इंडिया में भी रहते हैं, वो बाकायदा बादशाह से रहते हैं। तो हमें अफगानिस्तान या अफगानी या पठान किसी से कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति है जो तालिबान की जो मानसिकता है, जिस तरह के ये हरकतें करते, जिस तरह का ये रिलीजियस हाइट्रेट फहराते, और जिस तरह से ये इंसान को इंसान नहीं समझते। अभी हमारा एक भाई है दानिश जर्नलिस्ट, उसको मारा तालिबान ने। आपने देखो कैसे मारा, कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। जो आप हमारे भाई को मारोगे तो आप एतराज नहीं करेंगे? देखिए, ये जो हरकतें, ये जो तालिबान की हरकतें, ये प्रॉब्लम है। मुझे बताइए, हमें ना अफगानी से प्रॉब्लम है ना पठान से प्रॉब्लम है। होती तो इतने प्रोटेक्ट करते, इतना पैसा लगाते, नहीं करते। अगर आज जो भी वहाँ गवर्नमेंट आई है, अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, हम तो उनके साथ काम करने को तैयार है। आप भूलिए मत, IC 814 में तालिबान का क्या रोल था, हम वो भूले थोड़ी ना, वो ना कभी भूल सकते हैं। बाकी जो कैटलिस्ट का कुछ न कुछ का, सीधा बोलूंगा तो अगर मैं ISI तो करता ही है वहाँ पे। ऐसा तो है नहीं कि ISI का कोई रोल नहीं, ISI वाले बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे, ऐसा है नहीं। चाइना से पैसा आ रहा, ISI काम कर रहा, 600 बिलियन का ओपीएम ट्रेड है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ओपीएम का पैसा कहाँ जाता है, किसको कितना हिस्सा जाता है। शायद आपके पास परसेंटेज भी हो, मुझसे बेहतर जानकारी रखते हैं आप ग्राउंड पे वहाँ पे। मैं ये जो 600 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है ना भाई, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ये ओपीएम उठ के जाती कहाँ है? कौन इसका खरीदार है? कौन बेचते हैं? जो हथियार आते हैं, ये आते कहाँ से? जो लड़ाइयाँ चल रही है, जहाँ इकोनॉमी ठप है, जहाँ GDP ठप है, हु इज फंडिंग द अफगान वॉर? इट इज द ओपीएम। ओपीएम का सबसे बड़ी कल्टिवेशन दुनिया में अफगानिस्तान में होती है। 600 बिलियन इज 100 ट्रिलियन प्लस 100 बिलियन, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। एंड इससे तो काफी तमाशा हो सकता है। अब देखिए, लोगों की किस्मत इससे जुड़ी है, लोगों की दाल रोटी जुड़ी है, लोगों का खाना पानी जुड़ा है। जब ये खाना पानी जुड़ा है तो सियासी तौर पर बयान A दे, B दे, C दे, जब तक पैसे आ रहे हैं, आप ये भी जानते हो दोनों हंस रहे कि पैसे किसके पास आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं। मैं इस बात पे नहीं हंस रहा, मैं बिल्कुल गफ्फारी साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन बात आपने की बिल्कुल, ये वाला जो ड्रग की आप बात करते हैं, ड्रग वाली बात आपकी सही है, लेकिन अगर इसकी आप रिसर्च कर ले लास्ट 20 इयर्स की, 2001 से लेकर 2020 तक देख ले, जब अमेरिकन फोर्सेस वहां पे डिप्लॉय थी, तो इसके अंदर कितना इंक्रीज आया। और मुझे फिर ये बताया कि ये कहाँ पे बिका। मतलब ना मैं ये काम कर सकता हूँ, ना जावेद गफ्फारी साहब कर सकते हैं, ना सुमित पीर साहब कर सकते हैं, ना कोई और आम आदमी कर सकते हैं, क्योंकि ड्रग का बहुत बड़ा बिजनेस कहाँ पे होता है? यूरोप और अमेरिका में होता है, क्योंकि वो बड़ी मार्केट है। आपको ओपीएम है, ये दुनिया भर में जाता है। आज से नहीं जा रहा, बहुत सालों से जा रहा है। ये 10-20 साल, बहुत सालों से जा रहा है। पहले ये अगर आप इसका 50 साल की हिस्ट्री दिखाए, 200 बिलियन डॉलर से फखर भाई, ये ट्रेड भर के 600 बिलियन हो गया है। और अगर आप सबसे बड़ा, मैं तो ये भी कहूंगा, सबसे बड़ा जो ड्रग्स कंज्यूम होती है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होती है। सप्लाई कहाँ से आती है? मैक्सिको से आती है, यहाँ से आती है, दो ही तो गढ़ है। ओपीएम उगती कहाँ है? ओपीएम के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। ओपीएम दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ उगती है? खुलेआम कहाँ उगती है? और ये जितना बम बारूद वहां दिखता है, उसका पैसा तो ओपीएम बेच के आता है। और छोटे लोग तो करते नहीं है लोग। लेकिन मैं बिल्कुल, आपकी बात सही है, मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ तरीकों से पैसा आता है, मुख्तलिफ लोग सपोर्ट करते हैं। सर, इस वक्त भी मैं आपके मतलब हिंदुस्तान के, जब भी मुझे मौका मिलता है, आज भी मुझे कॉल आई थी, लेकिन इत्तेफाक से मेरा क्योंकि अपना टीवी शो होता है, उस वक्त मैं टाइम नहीं दे सका, लेकिन मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई साहब, पाकिस्तान के पास, ठीक है, मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान का टू सम एक्सटेंट हो सकता है, कंट्रोल होगा। मैं ये नहीं कहता कि ISI कुछ नहीं करती, या जो आपकी रॉ है वो कुछ नहीं करती, या NTS कुछ नहीं करती, सारे काम करते हैं। बल्कि मुझे एक दफा एक बहुत बड़े ऑफिसर बैठे हुए थे थाने पे, तो उसने मुझे कहा कि यार मुझे ये बताओ कि यार हमारा क्या काम है।
अगर हम ईसाई वालों की बात करें, NDS कहते हैं हमारा काम यही है, हम इसीलिए बनाए जाते हैं, इसलिए बड़े बड़े बजट दिए जाते हैं कि हमने ये सारे काम करने हैं। गब्बारी साहब, इल्ज़ाम लगता है, बेशक वो हिंदुस्तान के मीडिया पे हमारे दोस्त बैठे होते हैं बहुत सारे, क्योंकि वो भी हमारी तरह के जर्नलिस्ट हैं, वो बात करते हैं कि यार पाकिस्तान ने ये किया। आप इन चीज़ों को कवर करते हैं लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में। मैं कह देता हूँ कि ठीक है, ईसाई को एक हद तक हो सकता है सर, लेकिन अगर वो अमेरिकन CIA जैसा पैसा उनके पास ईसाई के पास नहीं है, कोई अगर कहता है तो मैं चैलेंज कबूल करने को तैयार हूँ। या मतलब जो रॉ के पास पैसा है, रॉ के पास जो पैसा है वो ईसाई के पास सर नहीं है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी मतलब ये जमीन आसमान वाला फर्क है। ये बात में से कोई इनकार नहीं करता। फतेह भाई, ये जो 600 बिलियन का आंकड़ा है ना, ये पजल है ना, जिस दिन आप इसकी गुटिया सुन जाएंगे आपको ये भी पता लगेगा इसको कितना हिस्सा जाता है। यहाँ तो बहुत लोगों के जो अमेरिका में, मियामी में, इंग्लैंड में, बर्मिंघम में जो कोठियां दिख रही है ना आपको, मेंशन जो पेरिस में, टुलूस में मेंशन दिख रहे हैं, वो आए कहाँ से हैं? इनकी जड़ कहीं नहीं अफगानिस्तान में। इतना ही बोलूंगा, बाकी आपको समझ में आ रहा है। नहीं, आपकी बात सही है, लोगों की रोजी रोटी सर लगी हुई। सुमित जी, आपकी बात बिल्कुल 100% मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी इस बात से कि इस जंग के अंदर भी बहुत सारे लोगों की, मतलब मैं कहता हूँ बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी लगी है, और कि अगर ये खत्म होगी, नहीं, अगर मैं कहता हूँ इवन अफगानिस्तान के अपने जो लॉर्ड्स हैं, मतलब वार लॉर्ड्स, उनकी रोटियां लगी हुई है सर। अगर वो कहते हैं ये खत्म हो गई ये चीज, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारा कुछ नहीं होगा। अच्छा गब्बारी साहब, मैंने आपसे सवाल किया था कि यार मतलब ये कितना पैसा यार, मतलब पहले हमारी हालत जो है वो बुरी हुई है, इतनी महंगाई है ऑलरेडी, 121 रुपए 22 रुपए लीटर हम पेट्रोल ले रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब कितना पैसा है जो अफगानिस्तान के अंदर जो है वो लगाते हैं। और वो मैं ये नहीं कहता, मैं इनकार इससे बिल्कुल भी नहीं करूंगा। फकर यकीन करो, ये पहले भारतीय जिनको देख के मैं खुश हो रहा हूँ, सुन रहा हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से। इनके नाम के साथ पीर भी लगा हुआ है, ये मजेदार एक शख्सियत है, और सच बोल रहे हैं, अच्छे तरीके से सुन भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं, मजा आ रहा है। नहीं, बड़ा जबरदस्त बात करते हैं सुमित साहब। को बिल्कुल मैं सेकंड करते हुए मैं आगे चलूंगा। बिल्कुल उनका बिजनेस है भाई तालिबान का, और ये बिजनेस, इसी बिजनेस की दौड़ है वहां पे अशरफ गनी और हामिद करजई और पहले जितने भी रहे हैं, इस बिजनेस की दौड़ है। उधर किसी को इक़्तिदार नहीं चाहिए होता। इस वक्त भी अशरफ गनी और उनके साथ दो वो अब्दुल्ला दोनों बड़ी वो बने हुए हैं। ये मजा सिर्फ इनको इसका आता है, उनको मजा नौकरी का नहीं आता। आपको याद है जिस दिन उसने संभाला था अशरफ गनी, उस दिन भी धमाका हुआ था। अभी ईद पढ़ रहे थे, उस दिन भी धमाका हुआ था। अगर ये हो कि हमें तो धमाकों से डरना ना चाहिए तो भाग जाते अब तक। ये क्यों नहीं भाग रहे? उसकी रीजन यही है कि इनको मजा आता है कारोबार करके। वो माल कारोबार आसानी से कर लेंगे अगर वो हुकूमत में होंगे, और वो कारोबार में मसला होगा अगर वो हुकूमत में नहीं होंगे। तो वहां पे तो जंग ही यही है। उसके तो ये कह नहीं सकते कि इक़्तिदार की ज्यादा ताकत, वहां पे ज्यादा नशे की ताकत क्या है? तो नशे की ताकत इक़्तिदार के नशे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे। तो बाकी दोस्त अगर ज्वाइन कर लेते तो ज्यादा नहीं, वो कर लेंगे। मेरा ख्याल इंटरनेट का इशू आ जाता है बाज़-औक़ात, वो आपके फ्रेम वगैरह ड्रॉप हो जाते हैं। यकीनन वो सुमित पीर जी हमें बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। समित बड़े जबरदस्त इंसान है, उन्होंने जो बताई है बात, मैं बिल्कुल उनकी बात को एग्री करता हूँ। और बिल्कुल वहां पे ये बिल्कुल पावर का एक उनका है कि उनके पास पैसा कहाँ से है, यही वजह है। पैसा और उनका कौन सा फैक्ट्रियां चल रही है या कोई चला सकते हैं? वो तो फैक्ट्रियां चला भी नहीं सकते थे उस वक्त। तो ये अच्छा मजे की बात है, ये जो गैप आया है ना, इस गैप में उन्होंने पैसा और इकट्ठा कर लिया है। ये उनको सुकून मिला है इस गैप को। हो सकता है वो इस तरह जैसे वो उस वक्त कब्जा में थे, उस वक्त तो चल रहा था ना आधा तीतर आधा बटेर। अब उनके पास इतना माल इकट्ठा हो गया कि अब वो तीतर बटेर नहीं रहेंगे, अब वो आगे बढ़ रहे हैं। और उसकी रीजन यही है कि अब उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। मेरी जो पिछले दिनों जैसे ये रिसर्च बता रहे थे, मेरी एक रिसर्च के मुताबिक 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा उनके पास इस वक्त सोर्सेज हो चुके हैं। अब ये अहमियत का हामिल हो चुके हैं। बाकी रही बात ISI को कितना आता है, फलाने को कितना आता है, राह को कितना आता है, हो सकता है वो देते हो, सकता है वो देते हो, तो ये उनकी आपस के मामला हैं। हम तो इनको सिर्फ इंफॉर्मेशन की बेस पे बात कर सकते हैं। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तालिबान मुस्तहकम हुए और वो नजर आया है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अमेरिका और बाकी जो वहां पे फौजी आई थी उनको पसपा किया गया है। ये नहीं कि वो जंग जीत के गई है, वो भाग के गए हैं। और भगोड़ा हमेशा वही होता है जो नीचे आ गया हो, ऊपर वाला भगोड़ा नहीं होता। वो अगर 2001 में आए थे, 20 साल वो रह के गए, और 20 साल में अगर वो नहीं यहाँ पर वो अपनी अहमियत बना सके, अपनी जगह नहीं बना सके, तो ये किरदार अफगानिस्तान हुकूमत का नहीं है, ये उनकी फौजों का जो बाहर से आई हुई थी उनकी
किन आयली की वजह से वो तालिबान उभरे हैं। ठीक। अफगानिस्तान हुकूमत का तो किरदार में पहले था ना, आप पे सीधी सी बात है, पहले भी तो बाहर से ताकतें आई थी ना, वो इसी वजह से आई थी ताकि वहां पे वो अपना कब्जा कर सके, वो नहीं कर सके। बाकी सुमित आगे ज्यादा मजा आएगा मजीद। मैं सुमित साहब से एक बड़ा, अच्छा जावेद साहब, एक बड़ा अहम सवाल है। सुमित पीर जी, कल हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब, यकीनन आप लोग सारे उनको जानते हैं, बड़े एक्टिव हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, और वैसे भी बड़ा मतलब एक एक्टिव आदमी है। हर जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में था वहाँ पे भी बड़ा एक्टिव थे। अब तो इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री उनके पास है, तो यकीनन उनकी एक्टिवनेस ज़्यादा हुई है अभी। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वहाँ पे उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की डिजिटल मीडिया के हवाले से कि हिंदुस्तान से हमारे खिलाफ बहुत सारे ट्रेंड्स चलाए जाते हैं। मैं उसके ऊपर बड़ी मेरी रिजर्वेशन है सर, मैं मतलब अलग से उस पर बहुत सारी बहस हो सकती है, लेकिन मैं इस वक्त उस बहस में नहीं जाना चाहता। क्या ऐसा है कि मतलब एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, या वो कह रहे कि हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, हमने इकट्ठे किए हुए? जावेद साहब से भी पूछूंगा, क्योंकि ये भी बड़ा मतलब करीबी दोस्त हैं फवाद चौधरी के, तो ये बड़ा कान लगाते हैं, उनके साथ बात होती है इनकी, तो इनसे भी पूछूंगा। लेकिन सुमित जी, क्या वो कह रहे कि जितने भी ट्रेंड्स चले हैं पिछले 1.5 या 2 सालों में, वो सब के सब हैंडल हुए हिंदुस्तान से, और मतलब उसमें कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान की है, उनका पैसा है, मतलब मुख्तलिफ उन्होंने एलिगेशन लगाई है। क्या नजर आ रहा है आपको? हो सकती है रिपोर्ट आपने पढ़ी, अगर नहीं पढ़ी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। देखिए फजर भाई, पहले तो मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, पर आप कह रहे हो तो सही कह रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, मैं उसमें डाउट नहीं करूंगा। पहले तो मैं फवाद चौधरी साहब को ये बोलूंगा, चौधरी साहब आपको 2 साल बाद पता लगा इंडिया ट्रेंड चला रहा, 2 साल लग के समझने में, बहुत बड़ा रिसर्च है क्या, मतलब एटम बम बना रहे थे, न्यूक्लियर बम बना रहे थे, 200 सैटेलाइट आसमान में डाल देते, क्या करते थे? अगर ये चीज तो 2 मिनट में क्या 4 मिनट में जैसा यूजर भी पता लगेगा ट्रेंड कहाँ से चल रहा है। पहली बात, उसको 2 साल क्यों लगे? दूसरी बात, फवाद चौधरी साहब ने अभी पीछे बोला था, जब वो चाइना के 11 इंजीनियर मारे गए तो पहले उन्होंने बोला जी गैस लीक। अब चौधरी साहब कब कौन सा स्टेटमेंट दे दे, फिर वही फिर कुरैशी साहब ने बोला था ये आईईडी था। तो अब मतलब कब कौन सा स्टेटमेंट एक दूसरे से दूसरा स्टेटमेंट क्या है, उसका गारंटी नहीं है। और तीसरी बात बताइए फखर भाई, हमें क्या जरूरत है ट्रेंड चलाने की? क्या मिलेगा हमें ट्रेंड चला के? देखिए, प्रोपेगेंडा हो या कोई भी हो, स्टेट क्राफ्ट हो, ना ट्विटर पे चलता है, ना चला है, ना चलेगा। हाँ, अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही हो, कोई प्रॉब्लम है, जैसे दिल्ली राइट्स हुए थे, तो ये तो ट्विटर ने बताया था कि करीब 800 हैंडल पाकिस्तान से ऑपरेट हुए थे, और वो थोड़ा वो आग में घी डालने का काम करते, ट्विटर ने बताया था, हमने नहीं बताया। आप हमारे यहाँ तो रोज पाकिस्तान से ट्रेंड चलते हैं, अभी तो यूएस से ट्रेंड चल रहे थे। अभी एक कुछ मसला हुआ था आसाम और मिजोरम का, 28,000 हैंडल एक्टिवेट हुए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अब हमने बता दिया 28,000 हैंडल हुए, पर देखिए ना उससे ट्रेंड हटेगा ना घटेगा। जो मसला है वो हमें तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना, हम उससे किसी को देख के क्या करेंगे? हम बताइए, हमें ट्रेंड चला के क्या मिलेगा पाकिस्तान का? और अगर हम चला रहे हैं तो भाई साहब 2 साल बाद आपको पता लगा, मतलब 2 साल कोई आपको तो 65 इंटू 2 750 दिन आपको बताने लगते हैं हैशटैग कहाँ से ऑरिजिनेट होता है। ये तो 4 मिनट का काम है फखर भाई, ये तो आप भी कर लेंगे, मैं भी कर लूंगा 4 मिनट। तो ये सियासत करने के लिए सियासतदान को मौका चाहिए, चौका चाहिए। अभी लगा हवा इस तरफ जा रही है। अगर अब मैं बताऊं चौधरी साहब, कभी आप कहते हैं कि गैस, मैंने एक बार हमारे नेशनल मीडिया में कहा, मैं कहा चौधरी साहब ये बताएंगे भाई कौन सा गैस ऐसा बस में होता है जिसमें बस उड़ जाता है? मैंने जितनी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा, मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं हूँ, पर जितनी मुझे लिमिटेड जानकारी, ऐसी कोई गैस बस में होती नहीं जिसके फटने से बस फट जाए और आईडी नुआ गुलाम हो जाए और 17 लोग मर जाए। तो मतलब अगर ऐसी कोई चीजें फवाद साहब कहते, ठीक है, उनका हक है, डेमोक्रेसी है, कुछ भी कर सकते हैं, पॉलिटिशियन है सर, बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा सुमित जी, जावेद साहब, आपने उनकी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उनके ट्विटर पे भी कल से यही चीज चल रही है। बहुत सारे पाकिस्तानियों ने, बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्टों ने उसके ऊपर बहुत सारे सवालात भी उठाए उस रिपोर्ट के हवाले से। लेकिन क्या नजर आता है, क्योंकि जब भी हम कोई मतलब ऐसे मसलों में फंसते हैं तो फिर हम ये ढूंढ रहे होते हैं कि यार कोई ना कोई जो है ना, मतलब ये मैं कहता हूँ ये दुनिया का, शायद हिंदुस्तान भी ऐसा करता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन पाकिस्तान भी ऐसा ही कर रहा होता है कि यार चलो लोगों का जो है ना माइंड किसी और तरफ लेके जाओ। मोहित यूसुफ साहब अमेरिका का दौरा करके लेके आ गए, 12 दिन उन्होंने गुजारे और वहां पे कुछ ज्यादा कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि अभी कुछ दिनों में हमारा एक इंटरव्यू उनके साथ प्लान है, तो होपफुली उनसे ये सवालात करूंगा। लेकिन फिर भी सवाल मेरा ये है कि क्या वजह है कि ये वाले ट्रेंड, उन्होंने पीटीएम का नाम लिया, जेयूआई का नाम लिया, मुस्लिम लीग नून का नाम लिया और कह रहे कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान ही 2 ममालिक है जो इसको पूरा सपोर्ट कर।
यहाँ पे मैं थोड़ा सा सुमित जी को जवाब दे दूं कि सुमित जी आप इतने मासूम भी नहीं है जितने बनते हैं। अभी पहले थोड़ी देर पहले आप सारा सारा सच बोल रहे थे, अब आप उसके अंदर तड़का लगाना शुरू कर दिया। आपको तड़का नहीं लगा सर, के नहीं मजा नहीं आता है नहीं ना। इंडिया, नहीं आपने नहीं, कहा नहीं इंडिया को बोलिए। क्या मिलता है, इंडिया को क्यों नहीं मिलेगा, और इंडिया को ही तो मिलता है सारा कुछ। इस बात के ऊपर के वो पाकिस्तान की बदनामी करे। इंडिया को क्या मिला फेटअप में, हमें वो ब्लैक लिस्ट में डलवाने की कोशिश करके। इंडिया को क्या मिला 1971 में हमारे से पाकिस्तान को 2 हिस्से तकसीम करने में। इंडिया को क्या मिला 1965 में यहाँ पे चाय पीने आना चाह रहा था। उसको क्या मिला इंडिया को कि यहाँ पे वो अपने सर्जिकल स्ट्राइक करता है। इंडिया को क्या मिलता है कि वो बालाकोट में आके एक और स्ट्राइक करता है। मतलब इंडिया को मजा आता है ना ये सब करने में। और ये नहीं, मैं सबसे बस सस्ता जवाब दूंगा मजा, सर। सबसे सस्ता नशा यही है कि इंडिया को हैशटैग के ऊपर थोड़ा सा तंग करें पाकिस्तान को जवाब हैशटैग करके। आप ये अंदाजा लगाएं कि पूरी दुनिया अब इसके ऊपर चल रही है। सीधी सी बात है, ये सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर चुका है। यहाँ पे जो बाइडेन हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, वो अपनी कोई पॉलिसी लाते हैं तो वो भी सोशल मीडिया पे, और हमारे वजीर आज़म का भी यही किरदार है कि आज जैसे भी कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है वो खुद जारी करते हैं ट्विटर पे, और कोई आम सी खबर हो तो वो प्रेस रिलीज जारी करवा देते हैं। कोई मीटिंग करनी हो, कोई और चीज करनी हो, इंपॉर्टेंट चीज वो आज भी ट्विटर पे डालते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत जरूरी चीज है। और ये सुमित जी आप इतने मासूम न बने कि हमें क्या मजा, हमें क्या फायदा। नहीं, मैं जवाब दूंगा सर, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पता भी नहीं होता कि वो फायदे हो रहे होते हैं। आपके जो वजीर आज़म है ना चुन्नू मुन्नू, वो इतने भी भोले नहीं है कि उनको अब पता है। अब बड़े तेज हो गए हैं वो देखा था चांद, जब चांद पे जाने लगे थे तो कैसे वो पहुंचे थे अपनी तरफ से उद्घाटन करने के लिए, लेकिन वो बेचारे को वो हाथ ना आया। वो भी 19 उसी दिन कर रहे थे 6 सितंबर को। 6 सितंबर 1965 को जब इनको बस्ती हुई तो इन्होंने कहा हम 6 सितंबर को चांद को हाथ लगा लेंगे और दुनिया में हम 6 सितंबर वो वाला बुला देंगे 1965 वाला, और 6 सितंबर हम 2019 वाला कर देंगे कि हमने देखे चांद पे कदम रख लिए। वो मासूम नहीं है। और सुमित जी आप लोग ऐसे ना किया करें, आप तो मजेदार शख्सियत है, यकीन करें आपसे बात करके मजा आ रहा है। आप कम से कम बोले ना बने, आप ना बोले हैं ना मासूम है। इस बात के ऊपर भी वही देख रखे जो आपने अभी अफगानिस्तान वाले मामले में बात की कि वहां पे तालिबान अगर ड्रग का कारोबार करते हैं ना तो आपके भी कोई काम नहीं है सियासतदान और वजीर आजम भी खास तौर पे, कि उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान में कौन सी चीज नेगेटिव हो सकती है और कौन सी चीज पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकती है। अच्छा, मैं जवाब दूंगा। जी सुमित जी, आपने बात की, जावेद भाई ने अच्छी बात की, 65 की 71 की सर्जिकल स्ट्राइक्स की, बालाकोट की। मुझे बताइए अगर ट्विटर पे खेल खेलना होता ना 65 की जरूरत थी, ना 71 की जरूरत थी, ना सर्जिकल स्ट्राइक्स की जरूरत थी, ना बालाकोट की थी, ना FATF में खुल के ब्लैकलिस्ट करवाने की जरूरत थी। जो हम करते सामने करते दिखा के करते। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, मैं आपको आंकड़ा दूंगा। हमारे यहाँ जो ट्विटर पे लोग हैं ना वो है 1.75 करोड़, 2 करोड़ से भी कम, 17 मिलियन लोग। और आपके यहाँ उसके 1/10 लोग ट्विटर पे नहीं है। मतलब आपके यहाँ करीब मेरे खिलाफ 30-40 लोग 4 मिलियन करीब है ट्विटर पे है। मुझे बताइए 22 करोड़ की आबादी और 40 लाख लोग ट्विटर पे, उससे क्या माशरा हिलेगा। हमारे यहाँ, मैं आज ही नेशनल टीवी पे था, कोई ट्विटर की बात कर रहा था। मैंने कहा यार एक बार बताओ, 130 करोड़ की जनसंख्या है, 100 करोड़ लोग वोट देते, 45 करोड़ लोगों ने वोट दिया तो मोदी जी चुन के आ गए। अब ये जो ट्विटर पे 1.7 करोड़ लोग हैं, इससे क्या तंत्र, कौन सा ताना बाना, कौन सी हुकूमत हिल जाएगी, क्या हो जाएगा ट्विटर से। ट्विटर ऐसी कौन सी आदिवासी गोल आएगा जो अगर इंडिया ने 71 बांग्लादेश का किया, वो बांग्लादेश के कहने पे किया, जो वहां कत्लो-गैरत हो रही थी, 2 मिलियन लोग मर गए थे सर, कितनी औरतों का रेप हो, उसमें नहीं जाते आज। बट आप बताइए जब बांग्लादेश अलग हुआ था तो आपके एक जनरल साहब है, पंजाबी जनरल साहब, उन्होंने बोला अच्छा हो गया आप भूखे नंगे बांग्लादेशी गए। ये कोट अनकोट बोल रहा हूँ मैं, जनरल साहब का नाम नहीं लेना चाहता। बोले अच्छा भूखे नंगे बांग्लादेशी गए। आप तो उनको भूखा नंगा मानते थे। 71 हो, 65 हो, बालाकोट हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, सर वो देख खुले आम बताते हुए करते हैं। ट्विटर पे ना जंगें जीती जाती, ना प्रोपेगेंडा वार जीता जाता, ना किया जाता। आप ट्विटर का देखिए, अगर आपके यहाँ कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो, हम उसको हवा लगा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि इंडिया का कुछ रोल था कभी ट्विटर पे। बट आप बताइए ट्विटर से जहाँ 40 लाख लोग 22 करोड़ में ट्विटर पे, तो वहाँ कौन सी ओपिनियन हम बना लेंगे, कौन सा पाकिस्तान में रेवोल्यूशन ला देंगे, क्या कर पाएंगे हम। 40, आप बताइए ना कितने परसेंट हो, 2% ट्विटर पे सर, 2%, ठीक है 2% में क्या हो जाएगा। सुमित जी,
सही है। अच्छा, अभी आजकल मतलब 2-3 दिन पहले जावेद गफ्फारी साहब, सैंक्शन पाकिस्तान एक ट्रेंड चला हुआ था कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, अफगानिस्तान में पाकिस्तान ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो एक होता है, खैर एक इम्पैक्ट है, मैं ये नहीं कहता कि इन चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इम्पैक्ट होता है, बिल्कुल है। ट्विटर, सोशल मीडिया आजकल क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से ज़्यादा तेज़ है। लेकिन जावेद गफ्फारी साहब, हमारे यहाँ भी PID के अंदर, आपको पता है क्योंकि इस्लामाबाद में आप काम करते रहे, 45 मिलियन पर मंथ पे लोग रखे गए हैं। मैंने कल जावेद चौधरी साहब से ये फवाद चौधरी साहब से ये ट्विटर पे पूछा, मैं कहा सर आपने जो रखे हुए हैं 45 मिलियन देते हैं हर महीने, 4.5 करोड़ पाकिस्तानी लोगों के टैक्स के पैसे, वो लोग क्यों ट्रेंड नहीं चला सकते? चलो हिंदुस्तान चलाता है, लाजमी चलाएगा, अपने मुल्क के लिए वो कर रहा है, हम अपने मुल्क के लिए क्या करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर मेरा ये आपसे सवाल है, एज ए जर्नलिस्ट आप क्या कहते हैं कि फवाद चौधरी साहब इल्ज़ाम लगा लिया, साबित कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन हमारे यहाँ भी तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा PTI ने तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा की हुई, गालम गलोच नवाज शरीफ को, जरदारी को, जर्नलिस्टों को गालम गलोच एक वतीरा बना हुआ है। PID के जो सोशल मीडिया सेल है, मैं उसको बल्कि बिल्कुल अच्छे तरीके से जानता हूँ, देख चुका हूँ। मैं PID में जब बैठता था तब की बात है, वो मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक कमान उस वक्त मुशीर इत्तलात थी, और उनका बहुत ज्यादा रुझान था इसके ऊपर, और बड़ी कोशिश की उन्होंने। और उस वक्त सेक्रेटरी थे, जो साबिक सेक्रेटरी थे, अभी मुझे नाम नहीं आ रहा, वो गंजे से जो थे, शफकत करके कुछ नाम था, वो जो सेक्रेटरी थे, उनकी बकायदा ड्यूटी लगाई गई कि आपने हर हफ्ते जाके PID चेक करना है कि क्या इसके ऊपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इनसे वो सोशल मीडिया सेल ही नहीं बन सका था। इसके अंदर भी वो कुव्वत जो है उसको अपना मुदाखलत करना पड़ी थी कि जाके इसके अंदर मुतहरिक किरदार अदा करें और इसको जल्दी से सोशल मीडिया सेल को चलाएं। और उस कुव्वत ने इसके ऊपर बड़ी सपोर्ट भी की थी, लेकिन वो फिर भी नहीं चल सका था, क्योंकि उसके अंदर सीधी सी बात है, PID के अंदर जितने भी लोग रखे जाने थे वो सारे के सारे सिविल मोहब्बत वाले होने थे। सिविल मोहब्बत वाले जो भी आएंगे वो रखे जाएंगे, मेरे जैसे को रख लेंगे अगर मैं बड़ा करीबी होगा। जैसे आपने कहा मैं फवाद चौधरी के कानों में बात करता हूँ, तो भाई शोर होता है इसलिए कानों में बात करता हूँ, और मैंने छुपा के थोड़ी भी बात करनी होती है। तो जो इधर उधर जो लोग शोर कर रहे होते तो मेरी बात सही तरह उनको पहुंच जाए, मैं इसलिए कानों में बात करता हूँ। तीसरी बात रही, वो बिल्कुल उसके ऊपर उन्होंने एक्टिव किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन यकीन करें वो उस वक्त भी नाकाम था, वो अब भी नाकाम है। और अगर उसका जो बजट आप इतना बता रहे हैं, ये बजट मुझे नहीं पता था, लेकिन ये मुझे जरूर पता है कि वहां पे सोशल मीडिया सेल बनाया जा रहा है। जो पहले बनाया गया था वो पूरा का पूरा बंद हो गया, क्योंकि उसने कोई रिजल्ट ही नहीं दिया। जो दूसरा बनाया गया उसके ऊपर भी यही कदगन लगी कि जो मोहब्बत करने वाले होते हैं ना, क्योंकि आपको पता है PID के कितने डायरेक्टर चेंज हो चुके हैं। जो डायरेक्टर आता है वो अपने बंदे कोशिश करता है पूछने के बारे, क्योंकि वो परमानेंट जॉब नहीं है। और इसका बाकायदा तौर पर फिरदौस आशिक कमान ने फीता भी काटा था, आपको याद होगा, जब हमारे दोस्त भट्ट साहब और बेजाद सलीम इन्होंने भी जाके लेफ्ट साइड पे राइट साइड में खड़े हुए थे कि जी साहबियों का बड़ा भला हो रहा है, उसमें कोई साहबी भर्ती नहीं हुआ। सारे के सारे भर्ती आउटसाइडर्स हुए थे। वो जो चाचे के पुत्र है, मामे के पुत्र है, जिन्हें वो अपना ट्विटर अकाउंट बना लिया या जिन्हें फेसबुक अकाउंट बना लिया, वो समझते हैं कि यही मुतहरिक होते हैं, कोई वो नहीं था। बाकी पीर साहब मैं फिर कहूंगा, आप इतने भी बोले नहीं है कि आप कुछ नहीं होता। ट्विटर पे बड़ा है, यहाँ पे तो ट्विटर के ऊपर सारे नोटिस होते हैं, जहाँ पे ट्विटर पे होता है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर ट्विटर के ऊपर नोटिस लेते हैं। और तो और आपको कोई जवाब देना हो तो वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ट्विटर पे देते हैं, कोई फोन करके थोड़ी। हमारे प्राइम मिनिस्टर को बेचारे का तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर फोन ही नहीं उठाते, जो बैठन हमारे बंदे को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को फोन नहीं कर रहे। तो हम यही करेंगे ना, अपना जो गुस्सा का हम निकालते हैं ट्विटर पे निकालते हैं। देखिए जावेद भाई, देखिए मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं कुछ लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पे करे ना करे उसकी, पर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई IT सेल, कोई मिनिस्ट्री ये सब कार्रवाई नहीं करती। इसकी जरूरत नहीं है सर। जो अगर खुलेआम हो रहा, वर्ल्ड स्टेज पे हो रहा, ट्विटर पे लड़ाई थोड़ी ना जीती जाती है। मुझे बताइए ट्विटर की क्या जरूरत है? जब UNSC में खड़े होके मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो इम्पोर्टेंट कवर होगा या ट्विटर कवर होगा? ट्विटर का एक बार बताइए। हमने कौन सी मोदी जी ने कोई स्टेटमेंट दिए बताएं जो UN में दियो? मोदी जी इतने समझदार हैं कि वो UN में जाके स्पीच कर सके। वो जो लिखा हुआ आप दे देंगे, आपके एडवाइजर वो बेचारा पढ़ देगा। मोदी जी अपने जहन से तो कुछ बोल नहीं सकता। अरे सर तो आपने कहा कि इतने सारे लोगों ने वोट दिया, आप खुद देखें। जावेद साहब, आपके लोग एक साइड पे, UN की जो अभी वो थी ना, सेंटिनरी थी,
उसमें उन्होंने कहा है इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ पेशेंस, कोट अनकोट स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कि अगर हमें यूएनएससी में परमानेंट सीट नहीं मिलती, वी आर रनिंग आउट ऑफ पेशेंस। अभी जो ये सी वेल्थ कन्वेंशन था 2 दिन पहले, आपने देखा होगा, हम सदर थे, हमने उसको ड्राइव किया, चाइना गया तेल लेने, चाइना तो कुछ नहीं कर पाया परमानेंट मेंबर होने के बाद भी। ये तो 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे जरूरी क्या है, जो हम लोग सोच रहे हैं ट्विटर बहुत बड़ी चीज है सर, ट्विटर का रेडियस और इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। मैं आज बोलूंगा, मैं अपने एक नेशनल टीवी पे जाता हूँ, ठीक है जी, मेरा नेशनल टीवी चैनल कहीं भी कम से कम 8-10 करोड़ लोगों तक तो पहुंचता है। ट्विटर के तो टोटल 1.7 करोड़ डाउनलोड इंडिया में। क्या है ट्विटर, मुझे बताइए, आपके यहाँ तो 30-40 लाख डाउनलोड्स हैं। मुझे लगता है एक ढंग का चैनल, आपके चैनल का शायद ट्विटर से ज्यादा इम्पैक्ट, रेडियस और डेप्थ है। ये ट्विटर को ना हमने हुआ बना दिया, बड़े लीडरान आते हैं, ठीक है, वो अपनी बात रखते हैं, क्यों रखते हैं सर? अब हर चीज में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगी नहीं, वर्ल्ड मीडिया ट्विटर हैंडल फॉलो करता है। अब नियाजी साहब ने क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा, एक्स ने क्या कहा, वाइस ने क्या कहा, पूरी मीडिया को खबर लग जाती है। इट्स अ वन टू मल्टी सोर्स। बट जो ट्रेडिशनल मीडिया में पावर है, जो एबी मीडिया में पावर है, वो ट्विटर में तो कभी आ ही नहीं सकती सर। ठीक है सुमित जी, इट्स नॉट टेक्निकली पॉसिबल। ओके बिल्कुल सुमित जी, टाइम क्योंकि हमारे पास खत्म है, लेकिन जावेद गफारी साहब ने एक बात की और वो मुझे अच्छी लगी, इसीलिए अच्छी लगी कि इन्होंने कहा कि मेरा यही सवाल फवाद चौधरी साहब से था, यही सवाल मैंने इससे पहले जो है हमारे जो दूसरे हमारे इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर थे अहमद फराज साहब के बेटे शिबली फराज साहब, उनसे भी मैंने ये पूछा था, बिल्कुल शिबली फराज साहब, कि सर आप लोग ठीक है, आप हिंदुस्तान को मोरद इल्जाम ठहराएं, लेकिन खुद हम अपने गिरबानों में जाके कि हमारे अगर वो ट्रेंड चला सकते हैं, वो पैसा अपने सोशल मीडिया के ऊपर लगा सकते हैं, वो अपनी टीम्स को एक्टिव कर सकते हैं। आपने 3-4 दफा कोशिश की, लेकिन नवाज शरीफ और अपोजिशन को गालियां देने के अलावा, जर्नलिस्टों को गालियां देने के अलावा कौन सा आपने कारनामा जो है वो सरंजाम दिया? ये अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं। आप उस ट्रेंड्स का मुकाबला करें, आप भी उसी तरह के ट्रेंड्स बनाएं, आप भी उसी तरह का पैसा लगाएं जो हिंदुस्तान जिस तरीके से। फवाद चौधरी साहब ने हाँ एक बात एडमिट की थी कुछ दिन पहले कि हम 5 करोड़ रुपया लगा रहे हैं और हिंदुस्तान जो 21 अरब रुपए लगा रहा है। तो यहाँ पे इतनी सारी करप्शन होती है, तो 21 अरब रुपए कौन सी बड़ी चीज है? आप नहीं लगा सकते, आपके पास 21 अरब रुपए नहीं है कि आप लगा दें। ये अफसोस के साथ, मतलब दोनों को शुक्रिया कहूंगा, शुक्रिया के साथ, लेकिन मैं सिर्फ अपने कमेंट शामिल करना चाह रहा था एंड में कि हम बेशक जितनी मर्जी रिपोर्ट्स बनाएं, जितना मर्जी करें, लेकिन जब तक हम खुद एक्टिव नहीं होंगे और प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे, तो किसी को हम जितना मर्जी मतलब गालियां दें, जितनी मर्जी हम वो कर दें, बजाय अपोजिशन को गालियां देने के मुल्क के लिए काम करें। और सुमित जी, मैं आपको एक बात बताऊं, जावेद साहब ने एक बात की, ये जो ग्रुप बनाया जा रहा था, ये कह रहा था कि ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बनाएगा सोशल मीडिया के ऊपर, एज वेल एज इसका काम होगा पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल जो प्रोपेगेंडा होगा उसका जवाब देगा। मुझे उनमें से गफारी साहब, उनमें से बहुत सारे लोगों को जानते हैं, मैं भी बहुत सारों को जानता हूं, बिलीव मी, मैं उनका किसी का नाम नहीं लेना चाहता। उन लोगों को अपने मोहल्ले के अंदर कोई मतलब उनको 2 बंदों के बीच में वो बात नहीं कर सकते, वो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडे का वो लोग जवाब देंगे। तो ये अफसोस सारे लोग मतलब बजाय इल्जामात देने के, मेरा यही ख्याल है, मैं फवाद चौधरी साहब को बार बार ये मैं वो कर रहा हूँ, उनको पिन वो कर रहा हूँ, उनको बार बार कर रहा हूँ, कल परसों से कर रहा हूँ कि चौधरी साहब खुदा का वास्ता, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं यार, बड़े पॉलिटिकल खानदान से आपका ताल्लुक है, इस तरह की बातें छोड़ दें, ये गपशप की कहानियां छोड़ दें, असल मुद्दे पे आ जाए कि इस वक्त पाकिस्तानियों का मसला जो है ना ट्विटर वाले मसाइल नहीं है। इस वक्त गफारी साहब को पता है कि महंगाई किस नहज पे पहुंची हुई है, बेरोजगारी किस नहज पे पहुंची हुई है, अफगानिस्तान की वजह से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की हालत पे पहुंची हुई है। अमेरिका आपसे बात नहीं करता, हिंदुस्तान आपसे बात नहीं करता, एक चाइना है, चाइना भी आपसे काफी हद तक नाराज है, दासू की वजह से और भी बहुत सारी चीजों की वजह से। गफारी साहब बड़ा मजा आया, सुमित जी बहुत अच्छा लगा दोनों के साथ, क्योंकि गफारी साहब और आपका पहला शो था। पीर साहब आपके लिए ये स्पेशल है। थैंक यू वेरी मच। बीच में मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, वो पता नहीं क्या हो गया, तो मैंने फिर दूसरे डिवाइस से लॉगिन किया। तो बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपका वापस आना भी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, जावेद गफारी साहब एंड सुमित पीर जी, आपने मुझे हिंदुस्तान से ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मुलाकात होती है, टेक केयर।